मैं एक जांबाज ईरान में एक अहम मिशन मुकम्मल कर चुका हूँ। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियाँ बिला ताख़िर मिलती रहें। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। वो तमाम सामाईन जो पिछले मिशंस के बारे में जानते हैं बखूबी समझ चुके होंगे कि मेरे और मेरे साथियों के किसी को मिलने से क्या मुराद होती है। मैं चाहता था कि सावक के सरबराह ने हमसे जो काम लेना था उससे पहले ही इन अमरीकियों के मामले को ख़त्म कर दें, ताकि माहा जिसको यहाँ भी शनाख्त कर लिया गया था किसी हद तक महफूज हो सके। हमने इस बार इन अमरीकियों से जो यकीनन मोसाद के एजेंट थे उनकी चाल पर दोहरी चाल चलने का फैसला किया। तेहरान के 5 स्टार होटल में इन अमरीकियों को हलाक करना तो खुद ईरानी पुलिस के दाम में फंसने के मुतरादिफ था। इसलिए हमने ये फैसला किया कि इन अमरीकियों को रात को होटल से बाहर लाकर उनसे निपटा जाए। इसलिए इस मिशन में हमें माहा को भी शरीक करना पड़ा। रात को 8 बजे माहा को लेकर मैं, इमरान, मुजम्मिल और कैसर हिल्टन होटल गए और वहाँ कॉफी शॉप में बैठ गए। माहा ने होटल के ही लेटर पैड पर इब्रानी जबान में उन दोनों एजेंटों को नीचे कॉफी शॉप में आने का लिखा ताकि उनसे कोई ज़रूरी बात की जा सके। मैंने होटल के बेल बॉय को वो चिट देकर उन अमरीकियों के कमरे में भेजा और उसने बेल बॉय के हाथ उनमें से एक से कांटेक्ट किया और उसे कहा कि वो जेनी बोल रही है। उसने बेल बॉय के हाथ में एक स्लिप भी उनको भेजी है, अगर वो चाहें तो कॉफ़ी शॉप में उससे मिल सकते हैं। वो मज़ीद 10 मिनट उनका इंतज़ार करेगी। माहा ये फ़ोन करके वापस आई तो मैंने उसे मुजम्मिल के साथ घर वापस भिजवा दिया और मुजम्मिल को कहा कि वो माहा को घर छोड़कर और जेसीओ मुंसिफ को लेकर यहाँ आ जाए। मैं, इमरान और कैसर के साथ कॉफ़ी शॉप में ही बैठा रहा। हम सब पूरी तरह से मुसल्ला थे और खलील की टैक्सी पार्किंग लॉट में हमारा इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि अब वो एक तरह से हमारा राजदार और शरीके कार बन चुका था। 10 मिनट के अंदर ही दोनों अमरीकी कॉफ़ी शॉप में आकर माहा को तलाश करने लगे तो मैंने उन्हें इशारे से अपनी टेबल पर बुला लिया। वो माहा की बजाय हमें देखकर चौंके तो ज़रूर, लेकिन आपस में कुछ बात करके हमारे पास चले आए। मैंने उन्हें अपने साथ बैठने की दावत दी, जिसे उन्होंने बादिल नखास्ता कबूल तो कर लिया, लेकिन उनकी निगाहें हॉल में चारों तरफ जेनी को ढूंढ रही थीं। इमरान ने उनके लिए कॉफ़ी ऑर्डर की। कॉफ़ी पीते हुए मैंने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि मुझे आपके नामों का तो इल्म नहीं, लेकिन कल रात कॉन्टिनेंटल में डिनर पर आपसे मुलाकात हुई थी और चंद लम्हे हमने बातें भी की थी। एक अजीब इत्तेफाक है जिससे मैं हैरान हूँ। कल रात आप मेरी बीवी के मुताल्लिक पूछ रहे थे और आज मैं हैरान हो रहा हूँ कि चंद लम्हे कबल एक खातून जो मेरी बीवी की इतनी, मैंने उसे अपनी बीवी समझते हुए 2 बार आवाज़ दी और फिर उसके करीब चला गया। करीब जाकर मुझे एहसास हुआ कि वो मेरी बीवी की हैरान कुन हद तक हम शक्ल है, सिवाय एक फ़र्क के कि उस खातून के दाएं गाल पर एक नुमाया तिल था, जबकि मेरी बीवी के चेहरे पर कोई तिल नहीं। माहा के चेहरे पर तिल था जिसे वो सऊदी अरब और ईरान में हिजाब पहनकर छुपाए रखती थी। इसी असना में 3 आदमी कॉफ़ी शॉप में आए और उस खातून को अपने हमराह ले गए। यूँ महसूस होता था गोया वो खातून उनके हमराह जाना नहीं चाहती, लेकिन किसी मजबूरी या खौफ की वजह से उनके साथ जाने पर मजबूर हो गई। मिडल ईस्ट वालों के लबो लहजे में बोलने वाला अमरीकी बेसाख्ता बोल उठा, शी वॉज जेनी। और दूसरे अमरीकी ने पूछा कि कितनी देर हुई उसे बाहर गए हुए। मैंने कहा कि यूँ समझो कि एक दरवाजे से तुम कॉफ़ी शॉप के अंदर दाखिल हुए और दूसरे दरवाजे से वो लोग बाहर गए। मुमकिन है अभी वो पार्किंग एरिया में ही हो, क्योंकि वो खातून उन लोगों के हमराह जाने पर रजामंद नहीं थी। मैंने ये बात कही तो दोनों अमरीकी होटल के बैरूनी दरवाजे की तरफ लपके। मैंने कॉफ़ी के बिल से ज़्यादा रकम टेबल पर रखी और हम भी उनके पीछे ही बाहर निकल आए। दोनों अमरीकी दीवानावार पार्किंग एरिया में माहा को तलाश कर रहे थे। उनकी नज़रें दूसरी तरफ हुई तो इमरान चिल्लाकर बोला कि वो गालिबन उस गाड़ी में जा रहे हैं। इमरान ने एक गाड़ी जो पार्किंग एरिया के एक कोने से बाहर निकली उसकी तरफ इशारा किया। दोनों अमरीकी फौरन अपनी गाड़ी की तरफ भागे ताकि जेनी को साथ ले जाने वालों का पीछा कर सकें। मुझे जिस बात की तस्दीक की जरूरत थी वो हो चुकी थी। हम पार्किंग एरिया में ही खड़े रहे। थोड़ी देर में ही मुजम्मिल माहा को घर छोड़कर जेसीओ मुंसिफ के हमराह आ गया। हमने अमरीकियों की गाड़ी के नंबर नोट कर लिए थे, लिहाजा अब वहाँ मजीद ठहरने की जरूरत नहीं थी। हम सब खलील की गाड़ी में बैठे और घर लौट आए। हमारा ये मिशन 3 हिस्सों पर मुश्तमिल था। पहला हिस्सा कि क्या वाकई ये अमरीकी माहा की तलाश में थे
ये कामयाबी से पूरा हो चुका था। दूसरा हिस्सा उनको होटल या दफ्तर के रास्ते से किसी सुनसान जगह पर ले जाना और तीसरा हिस्सा था उन्हें ख़त्म करना। मैंने इमरान और जेसीओ मुंसिफ की ड्यूटी लगाई कि कल अलसुबह वो खलील की गाड़ी में होटल जाएं और उन अमरीकियों के इल्म में लाए बगैर उनके दफ्तर तक उनका पीछा करें, और ये भी नोट करें कि क्या होटल से दफ्तर तक के रास्ते में कोई ऐसी मुनासिब जगह आती है जहां से उनको गुजरने वालों की नज़रों में आए बगैर अगवा किया जा सके। इसके अलावा खलील को हमराह लेकर कोई ऐसी सुनसान जगह तलाश करें जहां अमरीकियों से मतलूबा मालूमात लेकर उन्हें जहन्नम वासिल किया जा सके। इमरान और मुंसिफ सुबह के गए, शाम को वापस लौटे। उन्होंने बताया कि कुम शहर को जाने वाली सड़क पर उनका दफ्तर है और दफ्तर जाते और वापसी के वक्त उस सड़क पर इतनी ट्रैफिक होती है कि वहां से उनको अगवा करना तकरीबन नामुमकिन है। और अपनी देर से वापस लौटने की वजह उन्होंने ये बताई कि वो उनके होटल लौटने के बाद कॉफी शॉप में मशरूबात पी रहे थे कि ये दोनों होटल से बाहर निकले। दोनों ने उन अमरीकियों का पीछा किया। वो अपनी गाड़ियों में शिमरान के इलाके में इंपीरियल क्लब में चले गए और ये दोनों हमें बताने के लिए फौरन घर चले आए। ये दो अमरीकी दो मुख्तलिफ गाड़ियों में क्लब गए और उनके नंबर, मेक और रंग वगैरह उन्होंने नोट कर लिए हैं। इमरान और मुंसिफ को क्लब से घर पहुंचने में ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट सर्फ हुए थे और गालिब ख्याल यही था कि अगर हम फौरन ही क्लब की तरफ जाएं तो ये वहीं मौजूद होंगे। मैंने कैसर और मुजम्मिल को तैयार होने का कहा और 15 मिनट के अंदर मैं, मुजम्मिल, इमरान और कैसर खलील की गाड़ी में इंपीरियल क्लब की तरफ रवाना हो गए। वहां पहुंचे तो गेट पर ही गार्ड ने हमें अंदर जाने से रोक दिया। उन्होंने बताया कि इस क्लब में सिर्फ मेंबर ही जा सकते हैं और अगर उनके साथ किसी मेहमान ने जाना हो तो उसके लिए 3-4 दिन पेशतर इजाज़तनामा लेना पड़ता है। बाहर से ही उस क्लब की शान व शौकत को देखकर अंदाज़ा होता था कि ये क्लब उमरा के भी चोटी के तबके के लिए मखसूस है। खलील ने गाड़ी से फारसी बोलकर ये भी मालूम कर लिया कि शहनशाह रजा शाह पहलवी भी महीने में 2-1 बार इस क्लब में आता है। मैं हैरान था कि इतने अहम और ऊंचे तबके के लिए मखसूस क्लब का अमरीकी पासपोर्ट रखने वाला कोई भी शख्स, चाहे वो मुल्क दुश्मन किसी बैरूनी एजेंसी का एजेंट ही क्यों ना हो, मेंबर बन सकता है। पाकिस्तान में जिमखाना और सिंध क्लब की मेंबरशिप के लिए भी सरमायादार अपनी माली हैसियत की तहरीरी सबूत के बावजूद 6-6 माह कोशिशों के बावजूद मेंबर नहीं बन पाते, क्योंकि जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में 3 मेंबर नए उम्मीदवार की सिफारिश और जिम्मेदारी न उठाएं, उसे मेंबरशिप नहीं मिलती। इंपीरियल के बारुसूख मेंबरान में यकीनन कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जिन्होंने इन अमरीकियों के लिए मेंबरशिप की शराइत को बहुत सहल बना दिया होगा। मैंने बहुत कोशिश की कि हमें क्लब के सेक्रेटरी तक जाने की इजाज़त मिल जाए, लेकिन गार्ड्स ने इनकार कर दिया। डॉलरों की रिश्वत की भी पेशकश की, लेकिन ये हरबा भी कामयाब ना हो सका। स्मिथ और वॉकर नामी अमरीकियों के मुतालिक जब मैंने पूछा तो गार्ड्स ने कहा कि उन्हें मेंबरों के मुतालिक कुछ भी बताने की इजाज़त नहीं। मैं ज्यादा देर क्लब के गेट पर ठहरना नहीं चाहता था, क्योंकि पुलिस की पेट्रोलिंग करती गाड़ियां 5-5 मिनट के वक्फे से यहाँ से गुजर रही थीं। मैंने साथियों को कहा कि यहाँ मजीद ठहरने का कोई फायदा नहीं, इसलिए वापस चलते हैं और इन अमरीकियों से 2-2 हाथ करने का कोई और रास्ता ढूंढते हैं। मैंने खलील को कहा कि गाड़ी सीधी आगे ले जाए और किसी चौराहे से वापस मोड़कर घर की तरफ चले। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि इन अमरीकियों को हमारे मुताल्लिक शक पड़ गया है, क्योंकि जेनी का, जिसकी मौत के ऑर्डर मोसाद के हेडक्वार्टर से जारी होने का हमें सऊदी अरब में इल्म हो गया था, खुद मोसाद के इन एजेंटों को हिल्टन होटल मिलने आना नाकाबिल यकीन बात थी, क्योंकि जेनी को मोसाद को छोड़े साल भर से ज्यादा वक्त गुजर चुका था। जेनी को भी ये इल्म कैसे हुआ कि मोसाद के एजेंट हिल्टन होटल में ठहरे हुए हैं। इन एजेंटों के सामने जब मैंने जेनी का हुलिया और चेहरे के तिल का जिक्र किया तो बेसाख्तगी में एक एजेंट के मुंह से जेनी निकला। बाद में अगर उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल में दावत के बाद अगले रोज ही पेश आने वाले वाकयात की कड़ियां मिलाई हों तो वो यकीनन समझ गए होंगे कि ये सब महज इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उन्हें जाल में फांसा जा रहा है। अगर उनकी जगह पर मैं खुद होता तो इन वाकयात की तह तक पहुंच जाता। मोसाद के एजेंट भी कोई सीधे साधे लोग नहीं थे। कड़ी आजमाइशों और सख्त ट्रेनिंग के बाद उन्हें दूसरे ममालिक में भेजा जाता है। हम अगले चौराहे से गाड़ी मोड़कर घर की तरफ जा रहे थे कि पुलिस की एक पेट्रोलिंग कार ने हमारा रास्ता रोककर हमसे पूछगिछ करना शुरू की। पुलिस की गाड़ी देखते ही खलील ने हमें कहा कि आप सब बिल्कुल खामोश बैठे रहें
और फारसी और इंग्लिश में कोई बात न करें। मैं पुलिस वालों को मुतमईन करने की कोशिश करता हूँ। खलील गाड़ी से उतरकर पुलिस से बात करने लगा। थोड़ी देर बाद खलील की आवाज़ ऊंची हो गई और हाथ हिला हिला कर बातें करते हुए उसने अपनी पैंट की जेब से एक कार्ड निकालकर उन्हें दिखाया। पुलिस को मुतमईन करने के दौरान खलील ने खुद ही बोलना शुरू किया और कहा कि मैं चाहता था कि खुद को आपके सामने जाहिर न करूं, लेकिन अब मजबूरी थी और कोई चारा न रहा। मैं यहाँ की खुफिया पुलिस में सार्जेंट हूँ। ये कहते हुए उसने अपना कार्ड निकाल कर मेरे हाथ में दे दिया और बोला कि मेरा आपसे अपना असली ओहदा छुपाने का मकसद सिर्फ ये था कि कहीं आप मुझ पर शक न करें। मिसेस जाहिदी ने मुझे खुसूसी तौर पर आपकी बहैसियत टैक्सी ड्राइवर ड्यूटी देने का कहा था। मैं वैसे भी टैक्सी ही चलाता हूँ और मुसाफिरों की गुफ्तगू और उनकी आमद और रफ्त की जगहों की रिपोर्ट देना मेरे फ़राइज़ में शामिल है। मैं खुद इसी ग्रुप में हूँ जिसमें मिसेस जाहिदी और जनरल काउसी हैं, यानी मुमलिकत के दुश्मनों की बीख कनी करने वाला ग्रुप। आप जनरल काउसी और मिसेस जाहिदी से मेरे मुताल्लिक पूछ सकते हैं। मैं हुकूमत का नहीं बल्कि मुमलिकत का वफादार हूँ। खलील को मजबूरन अपनी असलियत जाहिर करनी पड़ी थी। मैंने खलील को कहा कि तुम अब तक ये बखूबी जान गए होगे कि ईरान में हमारी आमद का मकसद क्या है। रामसर में होने वाले सारे वाक़यात तुम्हारी नज़रों के सामने पेश आए। हमें खुद तुम्हारे सरकारी ओहदे का तो अब तक इल्म नहीं था, लेकिन पहले रोज से ही हमें ये यकीन जरूर था कि तुम भी ईरान के असल दुश्मनों का खात्मा चाहते हो। अब जबकि हर बात खुल गई है तो हमें ये बताओ कि हिल्टन होटल में रहने वाले इन मोसाद के एजेंटों तक किस तरह पहुंचा जाए। मेरा मतलब है कि किस तरह उन्हें अपनी गिरफ्त में लिया जाए। खलील ने जवाब दिया कि जनाब, मैं तो अपने महकमे का एक अदना कारकुन हूँ और ना ही इतना होशियार और निडर हूँ कि इतने अहम कामों के मुताल्लिक कोई फैसला कुन बात कर सकूँ। मेरी नाचीज राय में उन दोनों को ख़त्म करने के लिए हिल्टन होटल में उनके कमरे ही बेहतर रहेंगे। हमारा एक कारकुन और मेरा दोस्त उस होटल में काम करता है। उसके ज़रिए मैं उसके होटल के मोनोग्राम वाले 2-3 ओवरऑल ले सकता हूँ, जिन्हें पहनकर आप सर्विस लिफ्ट से उनके कमरों तक जा सकते हैं और बिजली और एसी की चेकिंग का उज़र करके उनके कमरों में दाखिल हो सकते हैं। आप लोग अगर एक बार बिला रोक टोक उनके कमरों में उनकी मौजूदगी में दाखिल हो जाएं, तो फिर आगे जो करना है वो आपके लिए बहुत सहल हो जाएगा। खलील ने जो बात की थी वो हमारे जहन में नहीं आई थी। मैंने खलील को कहा कि उसने हमें बेहतरीन रास्ता दिखाया है। अगर वो एक रात के लिए 3 ओवरऑल और एक इलेक्ट्रिशियन के सर्विस बॉक्स का इंतज़ाम कर दे तो हम यकीनन अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। खलील ने 2 रोज़ के अंदर हमारे साइज़ के ओवरऑल और सर्विस बॉक्स मुहैया करने का वादा किया और हमें घर छोड़कर रुखसत हो गया। अगले रोज मैंने सब साथियों को अपने ड्राइंग रूम में बुलवाया और उन्हें गुज़श्ता दिन और रात के वाक़यात बताए और कहा कि जो प्लानिंग खलील ने हमें बताई है हम उसी पर अमल करेंगे। इस काम के लिए मैंने मुजम्मिल, इमरान और ख़ुद को रखा, लेकिन कैसर ने बज़िद होकर मुजम्मिल की बजाय खुद उसे अपने साथ ले जाने पर मजबूर किया। अभी हम ये बातें कर रहे थे कि मिसेस जाहिदी ने आकर बताया कि वीज़ा सेक्शन का कोई अफसर मुझसे मिलना चाहता है। अभी हमारे वीज़ों में बहुत वक्त बाकी था। मैं मिसेस जाहिदी के ड्राइंग रूम में आया तो मेजर असफंद बैठा हुआ था। मैं उसके साथ ही बैठ गया। मेजर असफंद ने कहा कि वो ये कहने आया है कि ईरानी कानून के मुताबिक हम तेहरान के अलावा मुल्क के किसी भी शहर में जाएं तो वीज़े ऑफिस से राहदारी बनवा कर जाएं। उन्हें इत्तला मिली है कि हम बगैर राहदारी के रामसर गए थे। इस बार तो हमें सिर्फ वार्निंग दी जाती है, लेकिन आइंदा अगर ऐसे हुआ तो हमें फौरी तौर पर ईरान से बेदखल कर दिया जाएगा। चाय लाने के लिए मिसेस जाहिदी किचन में गई तो मेजर असफंद ने कहा कि चीफ आज रात 8 बजे आपसे मिलना चाहता है। एक गाड़ी इस घर के दाएं जानिब सड़क पर खड़ी होगी, वो आपको चीफ तक पहुंचा देगी। ये कहते हुए उसने गाड़ी का नंबर लिखी हुई एक चिट मुझे दी और चाय पीने के बाद मुझे आइंदा कानून की पाबंदी करने की तलकीन करते हुए रुखसत हुआ। मैं साथियों को मेजर असफंद की आमद का असल मकसद बताकर रात ठीक 7:30 बजे अकेला सड़क पर निकल आया। इस नंबर वाली गाड़ी अचानक पीछे से आई और मुझसे जरा आगे रुक गई। स्याह शीशों वाली इस गाड़ी ने 20 मिनट से भी कम वक्त में मुझे उसी कोठी में पहुंचा दिया जहां पहली बार जनरल अली कोशिश मुझे मिला था। दूसरे अहलकारों के अलावा आज सिर्फ मेजर असफंद ही वहां मौजूद था। उसने ठीक 8 बजे मुझे जनरल अली कोशिश के दफ्तर में पहुंचाया। जनरल अपनी कुर्सी पर सर को दोनों हाथों से थामे बैठा था। फिक्र और परेशानी उसके चेहरे से आया थी। फीकी मुस्कुराहट से मेरा हाल अहवाल पूछने के बाद वो दफ्तर के सोफों पर मेरे साथ बैठ गया और कहने लगा कि ईरान की तबाही का वक्त आन पहुंचा है। एक ऑयल टैंकर आज से 4 रोज बाद बंदर अब्बास की बंदरगाह पर पहुंच जाएगा, जिसमें तैयार पाम ऑयल भरा हुआ है।
इस पाम ऑयल को इंपोर्ट करने वाली पार्टी बहुत असर और रसूख वाली और शाह से क़राबतदारी रखती है। इस तेल को बंदर अब्बास में ही डिब्बों में बंद करके सारे मुल्क के गरीबों में मुफ्त तकसीम किया जाएगा। शाह के खुसूसी अहकाम के तहत ये तेल एक मखसूस दिन शाह की तरफ से गरीब आवाम को दिया जाएगा। किसी भी सरकारी इदारे को इस तेल की जांच पड़ताल करने की इजाज़त नहीं। हमें जो इत्तलात अपने ज़राए से मिली हैं उनके मुताबिक इस तेल में एक मखसूस केमिकल डिब्बों में मुंतकिली के वक्त शामिल किया जाएगा, जिससे उसे इस्तेमाल करने वाले हमेशा के लिए मफलूज हो जाएंगे। मैंने पूछा कि जनरल अली, दो बातें मेरी समझ में नहीं आईं। पहली ये कि ईरानी अवाम को मफलूज करने से तेल इंपोर्ट करने वाली पार्टी को क्या फ़ायदा होगा, और दूसरी बात यह है कि आपकी एजेंसी उन डब्बों की तकसीम से पहले ही इस तेल से भरे कुछ डब्बे लेकर प्रेस के सामने क्यों नहीं पेश करती। मेरे इन सवालात का जवाब जनरल अली कोशिश ने देते हुए कहा कि एक वक्त में एक ही शाह हो सकता है। शाह की बहन शहजादी अशरफ पहलवी और शाह का छोटा भाई ये आस लगाए बैठे थे कि शाह बगैर औलाद नरीना के ही मर जाएगा या उसे महल्लाती साजिशों से हलाक कर दिया जाएगा। लेकिन मलिका फराह दीबा के बतन से शाह के दो लड़के पैदा होने के बाद उनकी ये आस टूट गई और अब वो मुल्क में शाह की तरफ से गुरबा में खाने का तेल मुफ्त तकसीम करके शाह के खिलाफ बगावत करवाना चाहते हैं। आपके दूसरे सवाल का जवाब ये है कि ईरान में किसी अखबार में ये जुर्रत नहीं कि वो इतनी बड़ी साजिश के मुताल्लिक एक हर्फ भी लिख सके। जिन अखबारात ने इससे बहुत कम दर्जे की गलतियाँ की थीं उनके मालिकान और एडिटरों का आज तक पता न चल सका। अपनी सफाई में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि शाह के इन मुखालिफिन के गायब करने में हमारी एजेंसी का कोई हाथ नहीं। मैंने कहा कि जनरल अली कोशिश, सिर्फ दो सवाल और। मैंने बंदर अब्बास में आइंदा चंद रोज में पाम ऑयल लाने वाले जहाज के मुतालिक जनरल की वजाहतें सुनकर कहा, आप हमसे ये काम क्यों लेना चाहते हैं? मेरी मालूमात के मुताबिक सावक के लिए काम करने वालों की तादाद 50,000 से ज्यादा है और आपके वसाइल भी बेपनाह हैं। फिर इतना अहम और हसास काम आप हमसे ही क्यों करवाना चाहते हैं? असलहा, बारूद और दूसरी अशिया आपने मुहैया करने का पहले ही वादा किया है, लेकिन बंदर अब्बास हमारे लिए बिल्कुल अजनबी शहर है। वहाँ हमारी मावनत के लिए आप कितने अफराद मुहैया करेंगे और वहाँ हमारी रिहाइश का क्या इंतजाम होगा? जनरल अली बड़ी गौर से सवाल सुन रहा था। उसने जवाब दिया कि आपसे ये काम हमें मजबूरन लेना पड़ रहा है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मेरी एजेंसी में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, वरना दूसरे सब के सब कहने को तो मेरे मातहत हैं। लेकिन अगर मैं ये काम उन्हें तफवीज़ करूँ या उनके कान में इस काम की भिनक भी पड़ जाए तो वो फौरन ही पाम ऑयल के इम्पोर्टर को, जिसकी शाह से बड़ी नज़दीकी क़राबतदारी है, जाकर सब कुछ बता देंगे। उन्हें तो थोड़ा बहुत इनाम मिल जाएगा, लेकिन मेरी एजेंसी और मैं शाह के ज़ेरे अताब आ जाएंगे। इम्पोर्टर ने चालाकी ये की है कि मफलूज करने वाला केमिकल बंदर अब्बास में अपने प्लांट में पाम ऑयल के डिब्बों में डाले जाने के वक्त शामिल किया जाएगा। इस प्लांट में हमारे जरिए से हासिल करके उसमें मिलाए जाने वाले केमिकल की तशहीर भी कर देंगे, तो गरीबों की इमदाद में शाह की तरफ से मुफ्त बांटे जाने वाले तेल के खिलाफ लोगों को भड़काने के जुर्म में हमें या तो हलाक कर दिया जाएगा और यहाँ लंबी कैद की सजा मिलेगी। इस हालत को पेश नज़र रखते हुए मैंने आपसे मदद की इस्तदा की है। मेरा इंतहाई मोतमिद कर्नल शिराजी पहले ही बंदर अब्बास जा चुका है और वहाँ के शेरेटन होटल में आप सबके लिए कमरे भी बुक करवा दिए गए हैं। इसके साथ हमारे 4 और अहलकार हैं। असलहा, एक्सप्लोसिव स्टिक्स, बारूदी सुरंगें और तमाम ज़रूरी सामान और गोताखोरी के मुकम्मल लिबास और गैस सिलेंडर वगैरह हमने पहले ही बंदर अब्बास में आपके लिए ज़ख़ीरा कर लिए हैं। मेजर असफंद आपके हमराह आपसे अनजान बनकर आपके बंदर अब्बास के शेरेटन होटल में क़याम के दौरान आपसे कर्नल शिराजी और मेजर असफंद मुसलसल राब्ते में रहेंगे। हम चाहते हैं कि तेल लाने वाले जहाज़ को आउटर एंकर पर ही तबाह कर दिया जाए। रात के अंधेरे में आपको तकमील मिशन के लिए जहाज़ तक ले जाने और वापस लाने के लिए 2 स्पीड बोट्स का इंतज़ाम भी करवा दिया गया है। मिशन में खुदा न खास्ता नाकामी की सूरत में आपको रासुल खैमा तक ले जाने के लिए एक बाईप्लेन और 2 तेज रफ्तार लॉन्चों को भी स्टैंड बाय पोजीशन में रखा गया है। एक बात और, इसमें कामयाबी की सूरत में आपको $50 लाख का तोहफा दिया जाएगा। एक तो लाखों इंसानी जिंदगियों का सवाल था और दूसरे अली कोशिश को अगर मैं इस मिशन में शमूलियत से माजरत करता तो वो हमें रामसर में होने वाले वाक़यात में बड़ी आसानी से मुलव्विस कर सकता था। $50 लाख की पुरकशिश ऑफर भी थी। लिहाजा मैंने इन सब बातों के पेश नज़र जनरल अली कोशिश को अपने भरपूर ताउन का दोबारा
ग्रीन सिग्नल दिया और इस ज़बानी माहिदे को हमने गर्मजोशी से हाथ मिलाकर तस्दीक की मोहर लगा दी। थोड़ी देर बाद ही वही गाड़ी मुझे मिसेस जाहिदी के घर के करीब छोड़कर चली गई। मैंने उसी रात इमरान, मुजम्मिल, कैसर और माहा से इस मिशन के मुताल्लिक तफसीलन गुफ्तगू की और सबके बाहम मशवरे से ये फैसला हुआ कि आउटर एंकर पर खड़े जहाज तक मैं, मुजम्मिल, इमरान, कैसर और सिपाही अकरम जाएंगे। बांग्लादेश में दरियाओं की बहुतात की वजह से वहाँ के कमांडो ग्रुप की ट्रेनिंग में गोताखोरी भी शामिल है और फिर इमरान और सिपाही दीन मोहम्मद ने गोताखोरी की बाकायदा ट्रेनिंग ली है। लिहाजा वो गोताखोरी के लिबास और गैस सिलेंडर के साथ समंदर में उतरेंगे और जहाज के पानी के अंदर के हिस्से में 6 सुरंगें चस्पा करके वापस आ जाएंगे। चूँकि ऐसी बारूदी सुरंगों के फटने का वक्त सेट किया जा सकता है, इसलिए उन्हें जहाज से चस्पा करते वक्त आधे घंटे के बाद का वक्त सेट किया जाएगा और इस वक्फे में हम बखूबी बंदर अब्बास के साहिल तक वापस पहुंच जाएंगे। ये बुनियादी बातें तय करने के बाद हमने जुज़ियात के मुताल्लिक फैसले बंदर अब्बास जाकर हालात के मुताबिक करने थे। हम सब खासी देर तक हिल्टन होटल में ठहरे हुए मोसाद के दोनों एजेंटों के मुताल्लिक बातें करते रहे। मैंने साथियों को कहा कि हम पहले ही सर्विस लिफ्ट के मुताल्लिक और होटल के दूसरे स्टाफ से मुठभेड़ हो जाने पर अपने मुताल्लिक वजाहत करने का फैसला कर लेना चाहिए। मैंने कहा कि कल सुबह जब खलील आएगा तो मैं उसे कहूँगा कि हमें सर्विस लिफ्ट और दोनों कमरों की सही लोकेशन के मुताल्लिक होटल में काम करने वाले अपने साथी से नक्शा बनवा कर दे और अगर वो होटल में हमारी आमद के वक्त होटल के अकबी दरवाजे पर मिले और हमें इन कमरों तक पहुँचा दे तो हमारा काम खासा आसान हो जाएगा। अगली सुबह जब खलील आया तो मैंने उससे इन बातों के मुताल्लिक कहा। खलील ने वादा किया कि वो कल 3 ओवरऑल और बिजली का सर्विस बॉक्स लाएगा और नक्शे के अलावा उसका आदमी हमारी रहबरी के लिए होटल के अकबी दरवाजे पर हमारा इंतजार करेगा। खलील हमें अपनी गाड़ी में छोड़ने खुद होटल जाएगा और वहीं हमारी वापसी का इंतजार करेगा और अपने आदमी से हमें मिलवाएगा। मैंने खलील को ये भी कहा कि अपने आदमी को कहे कि हम शाम के 5 बजे होटल में पहुंच जाएंगे और खलील की गाड़ी में ही बैठे रहेंगे। जब वो दोनों एजेंट अपने कमरों में चले जाएं तो खलील को आकर वो बता दे और हमें अपने साथ होटल के अंदर ले जाए। मैंने खलील को ये कहा कि हम इस मिशन को कल पाया तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं। अगले रोज 10 बजे खलील हमारा तमाम सामान लेकर आ गया। कैसर, इमरान और मैंने ओवरऑल और टोपियां पहन ली और सर्विस बॉक्स में से टूल्स निकालकर अपने पिस्टल और रिवॉल्वर बॉक्स में रखे। हमने एहतियातन बारीक नायलॉन की रस्सियां और मुंह पर टेप लगाने वाली टेप भी मंगवा ली। खलील शाम 5 बजे हमें लेकर हिल्टन होटल के लिए रवाना हुआ और हिल्टन की पार्किंग एरिया में अकबी दरवाजे के करीब अपनी गाड़ी पार्क कर दी। खलील तो अपने आदमी के इंतजार में गाड़ी के बाहर खड़ा हो गया और हम गाड़ी में ही बैठे रहे। चंद मिनट में ही खलील अकबी दरवाजे से बाहर आने वाले एक शख्स से मिला और उससे चंद बातें करके हमारे पास आया। उसने हाथ में होटल के 3 बैज पकड़े हुए थे जिन्हें हमने अपने ओवरऑल्स पर लगा लिया। अभी वो दोनों एजेंट दफ्तर से होटल वापस नहीं आए थे। 6:30 के लगभग खलील के आदमी ने उनकी आमद की इत्तला दी। उन्हें कमरे में पहुंचने का मौका देने के लिए हम उनकी आमद की इत्तला के 20 मिनट के बाद गाड़ी से उतरे और अकबी दरवाजे से अंदर दाखिल होकर सीधे सर्विस लिफ्ट की तरफ गए। खलील का आदमी हमारे साथ साथ था। लिफ्ट से वो हमें 6ठे फ्लोर पर ले गया और 2 कमरे दिखाए जिनके नंबर 607 और 609 थे। ये दोनों कमरे गैलरी में आमने सामने बने हुए थे। कैसर ने 607 नंबर कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। कैसर ने दरवाजे के सामने और इमरान और मैं उसके दाएं बाएं खड़े थे। दरवाजा खुला। कैसर ने स्पोर्ट्स कैप इतनी झुका कर पहनी थी और सर भी बाअदब होने के अंदाज में झुकाया हुआ था कि मोसाद का एजेंट उसे पहचान न सका और कैसर की टूटी फूटी अंग्रेजी में ये कहने पर कि साथ वाले कमरे की बिजली की वायरिंग में कुछ नक्स है जिसे आपके कमरे के वायर बॉक्स से ठीक करना है। एजेंट ने उसे कमरे के अंदर आने की इजाजत दी। कैसर के अंदर घुसने के साथ ही मैं और इमरान भी कमरे में दाखिल हो गए। एजेंट की अभी हमारी तरफ पीठ ही थी कि हम तीनों ने उसे दबोच कर फर्श पर गिरा दिया। कैसर ने सर्विस बॉक्स में से बड़ा पिस्टल और इमरान का रिवॉल्वर निकाल लिया। इमरान ने उसके मुंह पर हाथ रखा हुआ था और मैं उसके पेट पर बैठा उसके दोनों हाथों को मजबूती से पकड़े हुए था। ये मिडल ईस्ट वालों के तलफ्फुज में अंग्रेजी बोलने वाला एजेंट था। पिस्टल चलने की आवाज इस कदर हल्की थी कि मुझे सुनाई न दी। मेरे नीचे पड़े एजेंट का जिस्म थोड़ा थोड़ा उछला और उसके हाथ पांव ढीले हो गए। यकीनन दोनों गोलियों ने उसके जिगर और मैदे को छलनी कर दिया होगा क्योंकि ये खास किस्म की गोलियां जिस्म के अंदर जाकर फटती थी। इमरान ने उसके मुंह से हाथ हटाया तो 1-2 बार खू खू की आवाजें निकली
और वो बिल्कुल ठंडा हो गया। उसे इसी हालत में छोड़कर हमने चंद सेकंड में अपना हुलिया दुरुस्त किया और कमरे को अंदर से लॉक करके गैलरी में आ गए। कैसर ने दूसरे एजेंट के कमरे का दरवाजा खटखटाया और अंदर से पूछने पर वही बिजली ठीक करने का बताकर दरवाजा खुलवाया और अंदर दाखिल हुआ। उस एजेंट को शायद कुछ शक पड़ गया था, क्योंकि जब मैं और इमरान कमरे में दाखिल हुए तो वो कुर्सी पर बैठा कैसर से पूछ रहा था कि रिसेप्शन वालों से इजाजत लिए बगैर तुम कैसे आ गए। कैसर को कोई जवाब न सूझा तो उसने कहा कि माय सुपरवाइजर। अब एजेंट ने मुझे और इमरान को देखा तो हमें फौरन पहचान गया और अपने बेड के साथ जुड़े टेबल की दराज खोलकर अपना असलहा निकालने ही वाला था कि मैंने उसके चेहरे, सर और दिल का निशाना लेकर उस पर 3 गोलियां चलाईं। उसके दिल का क्या हशर हुआ ये तो मालूम न हो सका, लेकिन सर पर चलाई गई गोली ऐन उसके माथे के दरमियान लगी और चेहरे पर लगी गोली उसकी नाक उड़ाती हुई अंदर घुस गई। उस एजेंट के चेहरे पर तहय्युर, खौफ और दहशत के आसार चंद लम्हों के लिए छाए और उसका जिस्म कुर्सी से लुढ़क कर फर्श पर जा गिरा। हमारे पास उन दोनों के कमरों की तलाशी लेने का वक्त नहीं था। किसी भी लम्हे रूम सर्विस वाला उनके दिए हुए ऑर्डर लेकर आ सकता था या टेलीफोन की घंटियां बज सकती थीं। इस एजेंट को भी इसी हालत में छोड़कर हमने अपने रिवॉल्वर और पिस्टल सर्विस बॉक्स में रखे और टोपियां आगे को झुकाए हुए सर्विस लिफ्ट की तरफ आए। बटन दबाने पर सर्विस लिफ्ट 1-1.5 मिनट पर उस फ्लोर पर आकर रुकी। लिफ्ट में होटल स्टाफ के 3 अफराद पहले से मौजूद थे। हम उनके लिए अजनबी थे, लेकिन होटल के ओवरऑल पहने होने की वजह से उनमें से एक ने फारसी में पूछा कि क्या आप लोग नए भर्ती हुए हैं। इतनी देर में ही लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गई। लिफ्ट से निकलकर हम अकबी दरवाजे पर पहुंचे तो दरबान ने हमारा रास्ता रोक लिया और कहने लगा कि सर्विस बॉक्स लेकर हम बाहर नहीं जा सकते। हमारे लिए एक एक लम्हा कीमती था। मैंने कहा कि सदर दरवाजा खराब शुद, यानी दाखिले के बड़े दरवाजे की बिजली खराब है। दरबान मेरी इस अजीब फारसी को सुनकर हैरान तो जरूर हुआ, लेकिन उसने हमें बाहर जाने की इजाजत दे दी। मैंने गाड़ी के करीब से गुजरते हुए खलील को कहा कि गाड़ी हमारे पीछे ले आए। होटल के बैरूनी दरवाजे से निकलकर हम सड़क पर पहुंचे। खलील भी गाड़ी लेकर वहां पहुंच गया, जिसमें हम घर को रवाना हो गए। हमारे आज तक के मिशंस में ये सबसे आसान मिशन साबित हुआ, जिसका क्रेडिट खलील को जाता था, क्योंकि हमारी लंबी चौड़ी प्लानिंग्स के बरक्स उसने अपने मशवरे से हमारे लिए इस मिशन को बेहद आसान बना दिया था। हम जब घर पहुंचे तो हमारे तमाम साथी बेताबी से हमारा इंतजार कर रहे थे। मिसेस जाहिदी को अगरचे हमने इस मिशन पर जाने की कोई इतला नहीं दी थी, लेकिन मेरे साथियों समेत वो अपने ड्राइंग रूम में बैठी हमारे इंतजार में बेचैन थी। हमें हिल्टन होटल के ओवरऑल पहने देखकर उसे गालिबन एहसास हो चुका था कि हम महज घूमने फिरने के लिए बाहर नहीं गए थे। सपना और माहा की हालत भी दीदनी थी। कैसर को देखते ही सपना उससे तकरीबन लिपट गई और जब उसे ये एहसास हुआ कि इतने लोगों के बीच बेसाख्तगी में उससे ये हरकत सरजद हुई है तो वो शर्माई शर्माई सी अलग खड़ी हो गई। माहा की नजरें मुझ पर जमी हुई थीं और उसके चेहरे पर तशक्कुर के गहरे तासुरात छाए हुए थे। अब मिसेस जाहिदी से कुछ छुपाना बेसूद था। मैंने मुख्तसरन सबको यही कहा कि हम मोसाद के दोनों एजेंटों को जहन्नम वासिल करके बखैरियत वापस आ गए हैं। ड्राइंग रूम में मौजूद सब ने चैन का सांस लिया। माहा उठकर मेरे पास आई और सरगोशी के अंदाज में कहने लगी कि सिर्फ मेरी वजह से आपने ये खतरा मोल लिया था। मैं जानती हूँ कि आपके दिल में मेरे लिए बड़ा एहसास है, जिसका आपने कभी भी इजहार नहीं किया, लेकिन आपके मेरे लिए हर अमल और फेल से उसका इजहार होता है। खटमंडू में आपने मेरी जान बचाई थी तो मुझे उसी वक्त एहसास हो गया था कि कोई किसी के लिए बिला वजह अपनी जान को खतरे में नहीं डालता। मैं माहा के दिल में छुपी हुई बात जान गया था, लेकिन मैंने उसकी बात काटते हुए कहा कि माहा, मैं तुम्हारे जज्बात से बखूबी आगाह हूँ। काठमांडू में तुम्हारी जान बचाने की वजह ये थी कि जर्मन गुंडे तुम्हें हलाक करना चाहते थे और तुम तनहा उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। तुम्हें गुंडों से बचाकर मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि ये मेरा फर्ज था जिसे मैंने अदा किया। उसके बाद जब से तुम हमारी टीम में शामिल हो, तुम्हारी और अपने साथियों की हर तरह की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है, जिसे अदा करने में मेरी तरफ से हरगिज कोई कोताही नहीं होगी। ये कहकर मैंने तमाम साथियों को मुखातिब करते हुए कहा कि आज का मिशन तो बगैर किसी दुश्वारी के पूरा हो गया है। अब एक बड़ी मुहिम दरपेश है, जिसके लिए आप खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लें। हमें शायद बहुत जल्द ही इस मुहिम को सर करने के लिए जाना पड़े। दूसरी बात यह है कि इन ओवरऑल्स में हमारे जिस्म फंक रहे हैं, लिहाजा आज की महफिल बर्खास्त करते हुए मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ ताकि अपने कमरे में जाकर ओवरऑल से पीछा छुड़वा सकूँ। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला आया। मेरे साथी भी मेरे साथ ही उठ खड़े हुए। चलते हुए मैंने कैसर और इमरान को कहा
कि सर्विस बॉक्स और ओवरऑल और हिल्टन होटल के बैज कल सुबह खलील वापस ले जाएगा, इसलिए उन्हें हिफाजत से रखा जाए। अगले रोज 10 बजे के करीब खलील आया और मैंने उसे तीनों ओवरऑल, 3 बैज और सर्विस बॉक्स लौटाते हुए कहा कि आज सारा दिन हम बाहर नहीं जाएंगे, लिहाजा वो हिल्टन होटल और पुलिस वगैरह से कल रात होटल के 2 मेहमानों के हलाक किए जाने की खबर लेता रहे और शाम को 7 बजे मुझे आकर रिपोर्ट दे। अभी खलील को वापस लौटे आधा घंटा नहीं गुजरा था कि मिसेस जाहिदी ने जनरल काउसी के आने की इत्तला दी। मैं हैरान था कि जनरल काउसी को हमसे मिलने के सिवा क्या और कोई काम नहीं कि वो तकरीबन हर रोज एक दिन के नागे से यहाँ चला आता है। मेरी ये आदत है कि अगर अक्सर मिलने वाला कोई शख्स यकदम किनारा कशी करे या कोई आम रूटीन से हटकर ज्यादा मिलने लगे तो मुझे उसके रवैये पर शक होने लगता है। जनरल काउसी ने मिलते साथ ही कहा कि हिल्टन होटल में तो कोहराम बपा है। ईरानी पुलिस और खुफिया वालों के अलावा अमरीकी सिफारत खाने में मुस्तकिल तैनात FBI की टीम भी अपने अपने जाविये से तफ्तीश कर रही है। 2 अमरीकी बिजनेसमैनों का हिल्टन होटल में कत्ल ऐसी बात नहीं जिसे खामोशी से टाला जा सके। मेरी मालूमात के मुताबिक इन अमरीकियों के कत्ल होने का आज सुबह रूम सर्विस वालों के जरिए होटल इंतजामिया को इल्म हुआ। अभी तो तफ्तीश इब्तदाई मरहलों पर है और आम ख्याल ये है कि इन अमरीकियों को होटल में ठहरे हुए किसी मेहमान या मेहमानों ने कत्ल किया है, क्योंकि इंतजामिया के इल्म में लाए बगैर बाहर का कोई शख्स रिहायशी कमरों की तरफ नहीं जा सकता। होटल स्टाफ के मेंबरों पर भी शक हो सकता है, लेकिन उनके इन अमरीकियों को कत्ल करने की कोई वजह दिखाई नहीं देती। कमरों में उनके पास मौजूद करेंसी और दूसरी कीमती अशिया भी पड़ी हैं। कातिलों ने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया। मैं आज रात आपके पास फिर आऊंगा और आपको बताऊंगा कि तफ्तीश किस कदर आगे बढ़ी है और मुख्तलिफ तफ्तीशी टीमों के तफ्तीशी रुख किस तरफ हैं। जनरल काउसी इन हलाकतों के मुतालिक कुछ न कहते हुए भी बहुत कुछ कह गया था। हमें तफ्तीश के मुतालिक बताने से उसका मकसद साफ जाहिर था कि वो इन हलाकतों का जिम्मेदार हमें ठहरा रहा है, लेकिन चूंकि हमने उसे इस मिशन के मुतालिक कुछ नहीं बताया, लिहाजा वो भी खुले तौर पर इसका इजहार नहीं कर रहा था। मैंने जनरल काउसी को एतमाद में लेते हुए बेतकल्लुफी से कहा कि जनरल, तुम भी बड़े काइयां हो, सब कुछ जानते हुए भी इस तरह बातें कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ इल्म नहीं कि इन अमरीकियों को हलाक करने वाले कौन हैं। हालांकि मैंने चंद रोज पेशतर ही उनके नामों और रिहायशी ठिकानों का पूछा था। दरअसल तुम्हें पहले बताने का मौका ही नहीं मिला और आज यहाँ आते ही तुमने बगैर रुके बोलना शुरू कर दिया। मैं उसे हकीकत बताने ही वाला था, लेकिन उसने मुझे बीच में टोकते हुए कहा कि नाना, अपने मुंह से इस बारे में कोई लफ्ज न निकालना। मुझ में हजारों ऐब होंगे, लेकिन अगर मुझे कसम उठाकर बोलने का कहा जाए तो फिर मैं गलत बयानी नहीं करता। मैं तफ्तीश के मुतालिक तुम्हें मुकम्मल इतला देता रहूंगा, लेकिन तुम और तुम्हारे साथी इस वाक़े के मुतालिक मुझसे कोई बात नहीं करोगे और चुपचाप मेरी बातें सुनते जाओगे। जनरल काउसी ने मौजू बदला और कहने लगा कि गैर महसूस तौर पर ईरानी अवाम की हुकूमत और शहनशाह के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है। अब मुखालिफत के इस गुब्बारे में बगावत की हवा इस कदर भर चुकी है कि गुब्बारा अब फटने के करीब है। अवाम ईरानी अफवाज को शहनशाह की जाती फौज समझते हैं। अगर बगावत हो गई और इनकलाब आ गया तो न जाने हम हाई रैंक अफसरों का क्या अंजाम होगा। मैं तो सोचता हूँ कि इस्तीफ़ा दे दूँ, लेकिन मुझे ये यकीन नहीं कि मेरे इस्तीफ़े को हुकूमत से मुखालफत की वजह समझकर मुझ पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जाएगा। इस किस्म की अपने मुताल्लिक मायूस कुन बातें करने के बाद जनरल काउसी रुखसत हुआ। मिसेस जाहिदी भी उसकी इन बातों से खासी परेशान हो गई थी और इसी हालत में उसने बेख्याली में वो बात कह दी जिसे अब तक उसने छुपाया हुआ था। ईरानी हुकूमत के मुताल्लिक बातें करते हुए उसके मुंह से अचानक निकला कि अगर काउसी को कुछ हो गया तो मैं दोबारा बेवा हो जाऊंगी। वो बेख्याली में ये बात कह गई थी। जब मैंने उसकी वजाहत मांगी तो पहले तो उसने मुझे टालने की कोशिश की, लेकिन मेरे इसरार पर उसे हकीकत बतानी पड़ी। उसने कहा कि काउसी मेरे मरहूम शौहर का दोस्त था और हमारे साथ उसके गहरे रवाबित थे। मेरे शौहर के इंतकाल के बाद काउसी ने मेरी दिलजुई में दिन रात एक कर दिया, जिसका अंजाम ये हुआ कि हमने गुज़श्ता साल निकाह कर लिया। काउसी की एक बीवी और 3 बच्चे हैं। अभी तक हमने इस निकाह को खुफिया रखा हुआ है, लेकिन मेरे जोर देने पर काउसी ने इस खुफिया निकाह का ऐलान करने पर अब आमादगी जाहिर कर दी है। आप लोगों से मुझे और काउसी को जज्बाती लगाव और मोहब्बत है, लिहाजा आपको जो कुछ मैंने बताया है उसका फिलहाल किसी से जिक्र न करें। हम बहुत जल्द ही इस निकाह का ऐलान करने वाले हैं। अगर आप लोग उस वक्त यहाँ हुए तो भरपूर तरीके से हमारे जश्न में शरीक हों।
काउसी ने ज़हनी तौर पर अपनी पहली बीवी और बच्चों को ये खबर सुनाने के लिए तैयार कर लिया है। मिस उम्र के ज़ायदी के निकाह करने या न करने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन मैं सोचने लगा कि औरत चाहे मशरकी हो या मगरबी, किसी पेशे से वाबस्ता हो या घरेलू खातून हो, आज़ाद ख्याल हो या क़दामत पसंद और उम्र के किसी हिस्से में भी हो, बग़ैर शौहर के हमेशा ख़ुद को अधूरी महसूस करती है। शाम को खलील ने और फिर रात को जनरल काउसी ने आना था ताकि हमें तफ्तीश के मुताल्लिक बता सकें। मैं अब जल्द अज जल्द सावक के जनरल अली कोशिश से मिलना चाहता था, क्योंकि मेरी और मेरे तमाम साथियों की ख्वाहिश थी कि जब हम ईरान में हैं तो हमें मशहद में इमाम अली रज़ा और कुम में बीबी मासूमा के रोज़ों पर ज़रूर हाज़िरी देनी चाहिए। मुझे जनरल अली कोशिश से खुद राब्ता करने के लिए ना तो कोई नंबर दिया गया था और ना ही कोई और जरिया बताया गया था। मैंने मुजम्मिल से इस बारे में बात की तो उसका मुंह फूला हुआ था। मेरे कई बार पूछने पर उसने कहा कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप अपने मिशनों में मुझे अक्सर पीछे रखते हैं। अगर मैं फिट नहीं हूँ बता दें ताकि मैं वापस चला जाऊँ। मैं जो मकसद लेकर आपके साथ शामिल हुआ था उसमें मेरी इतनी थोड़ी शिरकत से मैं बहुत अपसेट हो गया हूँ। मैंने मुजम्मिल को गले लगाया और कहा कि तुम्हारे इस जज्बे पर फरिश्ते भी अश अश कर उठे होंगे। आमतौर पर तो लोग खतरनाक कामों में कूदने से बचना चाहते हैं और तुम मुझसे इसलिए नाराज हो कि मैंने 2-3 मिशंस में तुम्हें शामिल नहीं किया। बहरहाल गुस्सा थूक दो और अपने दिल में ये ख्याल हरगिज न लाना कि मैं जानबूझकर तुम्हारी किसी खामी की वजह से तुम्हें हमरा नहीं ले जाता। अगर हकीकत जानना चाहो तो सुनो, खलना से रवानगी के वक्त तुम्हारी बीवी और मेरी भाभी ने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हें सही सलामत और जिंदा उसके पास वापस लाऊंगा। किसी भी खतरनाक मिशन पर जाते हुए यही वादा तुम्हें अपने हमराह ले जाने में हायल होता है। कर्नल मुजम्मिल ने फौरी जवाब दिया कि तुम्हें मेरी बीवी से किया हुआ वादा तो याद है, लेकिन खुदा जुलजलाल का वादा याद नहीं कि शहीदों को मुर्दा मत कहो। वो जिंदा हैं और हम उन्हें रिज्क देते हैं। शहीद का रुतबा सबसे बुलंद है और मेरा तुम्हारे साथ शरीक होने का असल मकसद भी यही है कि अल्लाह पाक मुझे शहादत के रुतबे पर फायज होने की तौफीक दे और तुम मेरे और अल्लाह के दरमियान इस रुतबे को पाने में इसलिए हायल हो कि तुम्हारे नज़दीक मेरी बीवी से किए हुए अपने वादे का पास ज़्यादा अहम है। या तो मुझे अपने मिशंस में भरपूर शिरकत की इजाज़त दो या वापस जाने दो। तीसरी और आखिरी बात यह है कि अगर तुम्हारा मेरी बीवी से किया हुआ वादा आइंदा भी मेरे मिशंस में शिरकत में हायल होगा तो मैं अपनी बीवी को तलाक दे देता हूँ ताकि तुम्हारे इस किए हुए वादे की हैसियत ख़त्म हो जाए और तुम मेरे फ़र्ज़ और अल्लाह के हुक्म के दरमियान हायल होकर मुझे वो अजीम मकाम हासिल न करने दो जिसके मुताल्लिक कहा गया है कि शुहदा को जब इस अजीम मकाम पर भेजा जाए तो वो अल्लाह पाक के हुजूर दुआएं करेंगे कि उन्हें बार बार ज़िंदगी अता की जाए ताकि हर बार वो शहीद होकर इस अजीम मकाम की फजीलत में अपने लिए इजाफा कर सकें। मैंने मुजम्मिल को फिर खुद से लिपटा लिया और कहा कि अब बस करे, आइंदा मैं उसे हर मिशन में शामिल करूँगा। मैं सोचने लगा कि महज अल्लाह पाक का करम है कि मेरे साथी इस कदर बेलौस, मुल्क व मिल्लत से मोहब्बत करने वाले और दुश्मन के खिलाफ लड़ने को अपना दीनी फ़र्ज समझते हैं और उन्हें शहादत पाने की किस कदर आरजू है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बिला ताखिर मिलती रहें। और कमेंट करके अपनी राय का इजहार करने के साथ साथ अपने पाक वतन के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को दुश्मनों और गद्दारों के शर से महफूज रखे। हम मज़ीद वीडियोस लेकर जल्दी हाजिर होंगे। अपना और अपने वतन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।